हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ओवर इन्वायरमेंट, जो क्विक रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट की है क्लास 10th के लिए। उसका थर्ड टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की क्विक रिवीजन वीडियो बना चुके हैं। विद द हेल्प ऑफ पीपीटी हमने डिस्कस किया था, जो कि 30-35 मिनट्स में हमने चैप्टर्स का कंप्लीट रिवीजन किया था। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं ओवर इन्वायरमेंट। ये टॉपिक छोटा है और 5 मार्क्स का है, इजी भी है। तो इस टॉपिक पर फोकस करें, थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो आधे घंटे के अंदर अंदर ये टॉपिक रिवाइज हो जाएगा और आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम इफेक्ट ऑफ एडिंग वेस्ट टू द एनवायरनमेंट की बात करें तो देखिए, हम जैसे कुछ भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उससे बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस हो रहा है। और ये वेस्ट जो है दो तरह से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। इट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। वन इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड अनदर इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ये वेस्ट ऐसा वेस्ट है विच कैन बी चेंज्ड इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं वो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको डिकम्पोज करके हार्मलेस सब्सटेंसेज में कन्वर्ट कर देते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जांपल आपके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, सीरियल्स, कॉटन, जूट, वुल, वुड, लेदर, पेपर, एनिमल डंग, एनिमल बोन्स, ये सब आप देख रहे हैं जो ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज हैं, यानी जो नेचर में एग्जिस्ट कर रही हैं मोस्टली। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? वो वेस्ट जो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। दे persist for longer period of time in the environment and their decomposition will not be performed by the organisms। ठीक है, तो ये इनका जो डिग्रेडेशन है या डिकम्पोजिशन है लॉन्ग रन में होता है, अपने आप होगा लेकिन कई सैकड़ों हजारों साल का समय लगता है। तो जैसे यहाँ पर पॉलीथीन बैग्स हैं, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स, ग्लास, मेटल, सिंथेटिक रबर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गए। फिर बात करें हम इकोसिस्टम एंड उसके कंपोनेंट्स की। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया अलोंग विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शन। इकोसिस्टम मतलब एक किसी पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर प्लेस में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और वहाँ जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो इकोसिस्टम है। उसकी स्टडी जो है वो इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम जो है मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक नेचुरल इकोसिस्टम और एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर में अपने आप है, जैसे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स है, डेजर्ट्स है, माउंटेन्स है, पॉन्ड्स हैं, लेक्स है, रिवर्स है, ओशंस है, ये अपने आप में इकोसिस्टम है। जो कि वहाँ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और लिविंग कंपोनेंट्स दोनों एक दूसरे के इंटरेक्शन से मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ को परफॉर्म कर रहे हैं, अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है जी रहे हैं, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं वो उनको डिसाइड कर रहे हैं कि विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स और एनिमल्स आर एबल टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम। ऐसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल क्या है? जो मैन मेड इकोसिस्टम्स हैं, जैसे गार्डन्स हैं, पार्क्स हैं, क्रॉप फील्ड्स हैं, एक्वेरियम हैं, जू है। यहाँ पर ह्यूमन ने अपने जो रिसोर्सेज जुटाकर और आर्टिफिशियली इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की है। ठीक, तो अब बात करें हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में अगेन कंपोनेंट्स, जैसे हमने भी इकोसिस्टम की डेफिनेशन में बात की थी, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट, दो तरह के कंपोनेंट हैं। बायोटिक कंपोनेंट मतलब जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, जो भी उस एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में है, दे आर कंसिडर्ड एज बायोटिक कंपोनेंट्स। और उनको हम अलग अलग तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स में क्लासिफाई कर लेते हैं हम मेनली 3 हेड्स में। तो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो ग्रीन प्लांट्स हैं जो फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। और कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स भी कैन बी अगेन डिवाइडेड इनटू हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स वो प्लांट, वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं फॉर देयर फूड। कार्निवोर्स जो हर्बीवोर एनिमल्स को खाते हैं, दैट मीन्स दे डिपेंड्स ऑन हर्बीवोर एनिमल्स, दे आर कार्निवोर्स। और ओमनिवोर्स विच गेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड फ्रॉम प्लांट्स, दैट मीन्स ओमनिवोर्स जो है वो एनिमल्स को भी और प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट को भी खाते हैं, यानी उन पर डिपेंड रहते हैं। फिर है तीसरा डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर्स क्या हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड प्लांट्स, एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं।
वापस जो उनके न्यूट्रिएंट हैं वो नेचर को रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंसेस हैं उनको सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके सॉइल में और नेचर में वापस देते हैं। और इसके बाद बात आती है दूसरे कंपोनेंट की, जो एबायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं एक इकोसिस्टम के, जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, मिनरल है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, विंड है, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। फिर है फूड चेन। तो फूड चेन का जैसे आप पहले से भी देखते आ रहे हैं कि फूड चेन्स क्या हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है और एनर्जी का फ्लो होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे एनिमल ऑर्गेनिज्म में, है ना। तो फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स फॉर्म्स फूड चेन। ठीक है, और ये जो है मेनली स्टार्ट कहाँ से होती है, प्रोड्यूसर से, यानी प्लांट से स्टार्ट होती है, एंड विद कार्निवोर, कार्निवोर के साथ एंड होती है। ये फूड चेन जो है ऑर्गेनिजम्स, इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं फूड चेन के। जैसे ग्रास है, ग्रास प्रोड्यूसर है, ईटन बाय डियर, दैट अगेन ईटन बाय लायन। ठीक है, तो यहाँ ग्रास प्रोड्यूसर है, डियर प्राइमरी कंज्यूमर है, लायन सेकेंडरी कंज्यूमर है। ऐसे ही अगेन एक और फूड चेन है, ग्रास है प्रोड्यूसर, eaten by the insects, that is primary consumer, then again insects are eaten by frog, secondary consumer है वो। snakes eat frogs, that means they are tertiary consumers। ठीक है, तो यानी यहाँ पर 4 स्टेप्स हैं, पहली वाले में 3 स्टेप्स थे। इससे नीचे जो एक फूड और चेन है, ग्रास दैट इज प्रोड्यूसर्स ईटन बाय मोथ, मोथ जो है प्राइमरी कंज्यूमर है। फिर मोथ या इंसेक्ट जो है दे आर ईटन बाय द फ्रॉग्स, दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। दिस फ्रॉग्स आर अगेन कन्वर्ट ईटन बाय द स्नेक्स विच आर टर्सरी कंज्यूमर्स, and tertiary consumers are eaten by the hawk, that is snake is eaten by hawk which is quaternary consumer। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ 5 भी है। तो कई जो ट्रॉफिक लेवल में या फूड चेन में मैक्सिमम जो स्टेप्स होते हैं 4 to 5 मैक्सिमम ही आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे क्यों ऐसा है। तो लास्ट में एक डायग्राम के हेल्प से भी देखें, ग्रासेस, क्रिकेट वो इंसेक्ट हो गया, बर्ड हो गया, स्नेक हो गया, तो ये फूड चेन है। एक फूड वेब। अब फूड वेब क्या है, बहुत सारी अगर फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड हो जाएं, एक वेब बना दे, एक नेटवर्क बना दे, तो उसको हम कहते हैं फूड चेन, यानी फूड वेब। फूड वेब इज ए ग्रुप ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। ठीक है, और इन ए फूड चेन, फूड वेब, एन ऑर्गेनिज्म गेट्स फूड फ्रॉम मोर देन वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म खाने के लिए अवेलेबल नहीं होता है। वन ऑर्गेनिज्म कैन ईट और टेक फूड फ्रॉम मैनी ऑर्गेनिज्म। जैसे आप नीचे डायग्राम में देख रहे हैं, जो स्पैरो है यहाँ पर, ये इंसेक्ट्स को, इस बीटल को भी खा रही है छोटे, और ये ग्रास होपर्स है, कैटरपिलर्स हैं, मॉस्किटोज जैसे दिखा रहे हैं, इन सबको ये मतलब एक तरह से ये बर्ड्स खा रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स मैनी अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल टू द बर्ड्स। ठीक है, इन द सेम वे मैनी अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल टू द रैट्स हियर आल्सो। ठीक है, तो इसमें तरह से फूड जो वेब है वो वेरियस फूड चेन्स का इंटरकनेक्शन होता है। ठीक है, फिर आती है बात ट्रॉफिक लेवल्स की। ट्रॉफिक लेवल्स क्या हैं, जो फूड चेन के डिफरेंट लेवल्स हैं, स्टेप्स हैं, वो ट्रॉफिक लेवल्स कहलाते हैं, है ना। ईच स्टेप इन ए फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। तो जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है वो प्रोड्यूसर्स का होता है। सबसे नीचे पिरामिडल शेप में आप देखें तो सबसे नीचे जो है वो प्रोड्यूसर्स, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सेकेंडरी, जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स का होता है। थर्ड ट्रॉफिक लेवल है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स का होता है। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल जो है टर्सरी कंज्यूमर्स का होता है। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखें कि सिंस द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी डिक्रीजेज एट एवरी ट्रॉफिक लेवल, द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स आर लिमिटेड एंड डू नॉट एक्सीड 4 और 5। ये हमने अभी बात की थी, अभी हम बात करेंगे 10% लॉ जो है वो इसको लिमिट करता है कि जो फूड चेन में जो स्टेप्स हैं या ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो मैक्सिमम 4 to 5, बस इससे ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि एनर्जी जो है उसके बाद जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए सफिशिएंट नहीं रहती। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स हैं, उसके बाद हर्बीवोर्स हैं, यानी प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, अगेन देन टर्सरी कंज्यूमर्स हैं। तो ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं। ठीक है, एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो भी जो है प्रोड्यूसर से लेकर टर्सरी कंज्यूमर्स और क्वार्टरली कंज्यूमर्स तक एनर्जी का फ्लो होता है। और इसमें भी सबसे जो मेनली अर्थ पर अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का वो है सन। तो सन से एनर्जी जो है प्लांट्स कैप्चर करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी बाय द प्लांट्स एंड देन इट इज अवेलेबल टू अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर्स हैं, वो अराउंड 1% सोलर एनर्जी को जो उनके ऊपर गिरती है 1% उसका वो फूड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं।
ठीक है। और फिर उसके बाद जो एनर्जी का ट्रांसफर है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में फूड चेन में, वो 10% ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जाता है। 90% जो एनर्जी है वो इन्वायरमेंट में लॉस्ट हो जाती है एज ए कम्युनिटी हीट, ठीक है। तो 10% एनर्जी इज पास टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो इस पर जो क्वेश्चन आता ही आता है फूड चेन में। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, नीचे प्रोड्यूसर्स हैं, वो 1000 किलो कैलोरी एनर्जी लिखी हुई है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर है जो कि 100 किलो कैलोरी यानी 10% एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को मिल रही है। फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर में आप देख रहे हैं कि 10 किलो कैलोरी है, और उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर में आप देख रहे हैं 1 किलो कैलोरी है। दैट मीन्स हर ट्रॉफिक लेवल पर जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो ये 10% लॉ है जो कि लिंडमैन ने दिया था, ठीक है। इसको ध्यान रखें, 10% लॉ क्या है, जो कि एक एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर 10% ही पास होती है फूड चेन में, और 90% लॉस टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। दिस इज 10% लॉ। और इसके साथ ये भी ध्यान रखें कि जो एनर्जी फ्लो है वो यूनि डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो होता है, रिवर्स नहीं जाता। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन नेक्स्ट, बायोमैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक ही बात है। इसमें क्या होता है कि कुछ जो हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, जो कि हम क्रॉप यील्ड को इंसेक्ट्स और पेस्ट से बचाने के लिए स्प्रे कर रहे हैं, या फर्टिलाइजर्स भी मान लीजिए आप, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये प्लांट्स एब्जर्व कर लेते हैं और ये फूड चेन में एंटर कर जाते हैं। तो फूड चेन में एंटर कर जाते हैं तो फिर ये उससे जो प्लांट्स को जो भी एनिमल इंसेक्ट्स वगैरह खा रहे हैं उनकी बॉडी में जाता है, उनसे फिर उनके हायर जो उनको खा रहे हैं उनके अंदर ये उसका कंसंट्रेशन और बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो इस हार्मफुल केमिकल और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वगैरह जो है इनका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, और इसी को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। और इसकी इतनी चिंता ह्यूमन को क्यों, कि ह्यूमन इज द एट हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल ऑन ईच फूड चेन। तो जब मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो इस हार्मफुल केमिकल की जाएगी वो हमारी बॉडी में जाएगी, है ना। अगर हम किसी वाटर मान लीजिए हमने किसी फील्ड में पेस्टिसाइड और ये इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया है, और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जब रेन वाटर के थ्रू फ्लो होकर वो पॉन्ड्स में चला गया, तो पॉन्ड्स में एक्वेटिक जो प्लांट्स हैं वो उसको एब्जर्व कर लेंगे, फिर स्मॉल फिशेज उनको खाएंगी, फिर बिग फिशेज उनको खाएंगे, उन फिशेज को हम खाएंगे। तो एट हर ट्रॉफिक लेवल पर, क्योंकि जो ये हार्मफुल वेस्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उनकी बॉडी में इकट्ठा होता चला जाएगा, तो हायर जैसे बढ़ते जाएंगे ज़्यादा होगा। तो अल्टीमेटली ह्यूमन के अंदर जो सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन का नुकसान है, ठीक है। So the increase in concentration of harmful chemicals in the bodies of organism at higher trophic levels is called biological magnification, ठीक है। तो हायर कंसंट्रेशन जो हार्मफुल केमिकल्स की हायर ऑर्गेनिजम्स में या हायर ट्रॉफिक लेवल्स में बढ़ती चली जाती है, उसी को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। फिर बात करते हैं कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज जो है इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रही हैं। इसमें एक एग्जांपल है आपका डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। ओजोन आप सभी जानते हैं, ओजोन एक मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्सीजन एटम्स के से बना है। जैसे ओजोन मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, O3। तो ये हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर जैसे कि स्ट्रेटोस्फेयर है, वहां पर ओजोन का फॉर्मेशन होता है। और ये यूवी रेडिएशंस जब ऑक्सीजन एटम्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर गिरती हैं तो ये उसको नेसेंट ऑक्सीजन में तोड़ देती है। जैसे ये ऑक्सीजन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है तो ये इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। और जब ये ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये अदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके O3 बना देते हैं, ठीक है। तो द ओजोन लेयर जो है प्रेजेंट इन हायर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर, वो अर्थ को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचा रही है, ठीक है। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारी अर्थ पर आ जाती हैं तो ये स्किन कैंसर ह्यूमन में कॉज करेगी, अदर एनिमल्स में कॉज करेगी। इसके अलावा जो प्लांट्स का क्लोरोफिल है उसको भी डिस्ट्रॉय करेगी। तो यानी कि अर्थ के ऊपर लाइफ की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, यानी अर्थ पर डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ होगा अगर हमारी ये इंपॉर्टेंट जो ओजोन लेयर है ये डिप्लीट होगी, ठीक है। और उसको डिप्लीट करने में कुछ केमिकल्स हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs जिनको कहते हैं, जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर्स में और फायर एक्सटिंग्विशर और एयर कंडीशंस वगैरह में यूज होते हैं। तो आजकल वैसे रेफ्रिजरेटर्स और एसीज वगैरह फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह CFC फ्री हैं, जो कि मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रिलीज नहीं करते हैं।
तो हमें लगभग कोशिश करनी चाहिए कि यही इसी तरह के एसी और रेफ्रिजरेटर्स और यूज़ करने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स, जिनके अंदर हमें ओजोन को डैमेज करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ना हो। ठीक है, तो यूज ऑफ सीएफसी इज नाउ बीइंग रिड्यूस टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। तो ये सभी ने हमने सोचा है, क्योंकि लाइफ पर, अर्थ पर लाइफ पॉसिबल होने में सबसे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है उनमें से ओजोन लेयर भी एक है। ठीक है, और दूसरा जो अपना है, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू ही बहुत सारा वेस्ट जो है इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस हो रहा है, और उस गार्बेज को, उस वेस्ट को अगर हम मैनेज नहीं करेंगे तो इस अर्थ पर गार्बेज ही गार्बेज हो जाएगा। ठीक है, और उस गार्बेज के अंदर बायोडिग्रेडेबल भी है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी है। ठीक है, तो इस गार्बेज को अगर हम डील नहीं करेंगे इसके साथ, तो ये हमारा एयर, वाटर और सॉइल या पोल्यूट कर देगा। दैट मीन्स इन्वायरमेंट को कम्प्लीटली, हर एस्पेक्ट को, हर एनवायरमेंट के जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है उसको पोल्यूट कर देंगे। तो इससे हमें डील करना जरूरी है गार्बेज से। तो सम ऑफ द मेथड्स दैट आर यूज्ड फॉर गार्बेज डिस्पोजल, दे आर लैंडफिल मेथड। पहला है जैसे लैंडफिल मेथड। लैंडफिल मेथड में क्या होता है कि जो बहुत ही लो लाइंग एरियाज हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं सिटीज के बाहर वगैरह, तो उन गड्ढों में हम जो वेस्ट है उसको डालते रहते हैं, और जब वो गड्ढे पूरे भर जाते हैं तो उनको हम ऊपर सोइल से दबाकर और वहां पर कुछ पार्क वगैरह डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लैंडफिल मेथड है। रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग जिन भी चीज़ों का हो सकता है, जैसे पेपर है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, मेटल्स है, ग्लास है, तो इन सब का रिसाइकल करना चाहिए हमें, ना कि ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इनको इधर उधर फेंके। तो ये जो अगर इनको रिसाइकलिंग करेंगे तो हमें न्यू जो प्रोडक्ट है दोबारा एक तरह से इन्वायरमेंट में और ज़्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाने से बचेंगे हम। ठीक है, और प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मेन्योर, मेन्योर और बायोगैस का प्रोडक्शन हो रहा है, उससे भी क्या है कि मीथेन गैस वगैरह जो निकल रही है वो भी इन्वायरमेंट में नुकसान पहुंचा रही है। फिर कंपोस्टिंग, हाँ ये तो बायोगैस और मेन्योर जो है ये अपने जो वेस्ट है, जैसे आपका काउडंग वगैरह, तो उससे ये बायोगैस और मेन्योर प्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है, फिर कंपोस्टिंग, इसी तरह जो एग्रीकल्चर वेस्ट है और काउडंग के वेस्ट वगैरह जो है, तो इसको कंपोस्ट किया जा सकता है, और इसको वर्मी कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे हम अगर अर्थवॉर्म वगैरह की हेल्प लें, अर्थवॉर्म वगैरह डाल दें उसमें, तो वो वर्मी कंपोस्ट हो जाएगी। तो वो एग्रीकल्चरल फील्ड्स के लिए एक अच्छी मेन्योर और एक कंपोस्ट जो है हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएगी, और हमारा गार्बेज जो है उसके साथ भी हम डील कर पाएंगे। इसी तरह इंसिनरेशन, इंसिनरेशन मेथड जो है वो हाई टेम्परेचर पर हीट करना होता है गार्बेज को। तो मेनली ये जो इंसिनरेशन है ये हॉस्पिटल वेस्ट को तो इसी मेथड से ही डिस्ट्रॉय करना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत ही इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, बैंडेजेस होते हैं, सिरिंजेस होती हैं, एक्सपायर्ड मेडिसिन वगैरह होती हैं। तो हीटिंग ए गार्बेज एट हाई टेम्परेचर इज इंसिनरेशन। और ये इसके सामने आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये इंसिनरेटर डायग्राम, इंसिनरेटर का डायग्राम है। इसके अंदर वो वेस्ट डाल दिया जाता है और फिर बहुत हाई टेम्परेचर पर उसको बर्न करके एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ ऐश बनती है, कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह फिर सीवेज ट्रीटमेंट, जो वेस्ट है सिटीज का, गंदा पानी है, जो सीवेज वेस्ट है, उसको ट्रीट करके और फिर उसका रिसाइकलिंग करके, प्यूरिफाई करके एग्रीकल्चरल फील्ड्स में या कोई इंडस्ट्रीज में यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से हम गार्बेज के साथ भी डील कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स में डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के लिए डिफरेंट मेथड्स यूटिलाइज होते हैं, डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं। तो आप ये देखें, इनके डायग्राम्स भी आप लैंडफिल मेथड में आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रक्स वगैरह हैं ये बहुत ही ज़्यादा जो मैथ ये वेस्ट है उसको एक साइट पर इकट्ठा कर रहे हैं, और वहाँ पर जो लैंड है, जो लो लाइंग एरिया है, उसको फिल कर रहे हैं। इस तरह रिसाइकलिंग देख रहे हैं आप, पेपर देख रहे हैं, पेपर काफ़ी मात्रा में इकट्ठा किया जा रहा है, उसको रिसाइकल किया जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मेन्योर, जो बायोगैस, जो गोबर वगैरह है उससे बायोगैस और मेन्योर प्रोड्यूस की जा रही है, तो मेन्योर खेत में काम आ जाएगी और बायोगैस हमारे फ्यूल, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के फॉर्म में यूज हो सकता है। और यहाँ पर एक कंपोस्टिंग का बताया हुआ है। कंपोस्टिंग में मतलब क्या, हमें एक गड्ढा खोदना है और उसके अंदर जो हमारा वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट है, फ्रूट वेस्ट है, काउडंग वगैरह है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, उस सबको डाल देते हैं, और उस बायोडिग्रेडेबल यानी इसके अंदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही डाला जाएगा। उसको फिर बाद में जैसे ही पूरा गड्ढा भर जाए, उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाल दे और पानी वानी छिड़क के फिर उसको लगभग महीने 1.5 महीने के अंदर ये अच्छी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। तो ये कुछ मेथड्स हैं। इसी तरह लास्ट में ये आप देखें इंसिनेटर, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो ये इंसिनेटर का जो है इसमें वेरी हाई टेम्परेचर पर हीट करके और वेस्ट को
डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसकी क्वांटिटी जो है वेस्ट की वो बहुत ही कम हो जाती है, तो बहुत लो स्पेस में हम उसको कहीं फेंक सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो ये 20 मिनट में आप इस वीडियो की हेल्प से आपका जो चैप्टर ओवर इन्वायरमेंट है वो रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।